मैं बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं किसी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ। मैं लाइक नॉर्मल स्कूल होता है राजे शिवाजी हिंदी हाई स्कूल। तो टॉपर होने की वजह से एक बार मैं इंडियन नेवी में बैठ गया था। तो इंडियन नेवी मुझे ऐसा लगने लगा था कि नहीं मुझे करना ही है, करना ही है, करना ही है। लेकिन एंड फाइनल राउंड में जाके मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि भैया अब बैठे कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई बैठने की। करेक्ट। आप अपनी क्या करते हैं, मतलब बेसिक चीज़ क्या है? अगर आपको एक्टिंग सीखनी है सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले तो आपको बेशरम बनना पड़ता है। कास्टिंग काउच फेस किया आपने? उनमें अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। जहाँ तक मैंने देखा था कि जिससे जिससे मेरा पाला पड़ा था वो सब काफ़ी महान व्यक्ति थे। अब बताइए श्वेता जी से कैसे प्यार हुआ? भूत बनी हुई थी, फ्रॉक पहनी थी, लाइक थोड़ा भूत की तरह उसका चेहरा था और मैंने उसको भूत के ही चेहरे में पसंद किया था। मैं सच श्वेता जी आई एम सो सॉरी। श्वेता सॉरी की बात नहीं है, मैंने ऐसे ही पसंद किया था। तो मैंने प्रपोजल जब डाला उसे मजाक किया था पहले, तो चेक कर रहा था। पहले लड़के ऐसे ही करते हैं। हाँ, चेक कर रहा था कि हाँ बोलेगी कि ना बोलेगी। तो हाँ, ये वाली डर रहती है। ये तो पता है। हेलो एंड वेलकम टू बजूका स्पॉटलाइट। मेरा नाम है शिवम और आज बजूका के स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा ही खास हैं। उनका नाम है आशीष दीक्षित। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और मुझे यहाँ बुलाए हो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, कुछ गुफ्तगू करने के लिए। सो बहुत ही अच्छा लगा। ये गुफ्तगू बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि मुझे पता है जिस तरीके से हमने ऑफ कैमरा बात किया मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू ही चल रहा है और मैं सवाल के सवाल किए जा रहा हूँ और आप जवाब पे जवाब दिए जा रहे हो। बिल्कुल। तो नो डाउट मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे हम बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी बात करें, एकदम नेचुरल। बिकॉज क्या होता है कि अगर हम जितना नेचुरल रहते हैं हमारी एनर्जी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सो लेट्स स्टार्ट। आप हमेशा से ही ऐसे थे? जब बचपन में जब आप छोटे थे क्या हमेशा से आपको ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, या कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं कभी अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ या अंडर कॉन्फिडेंट हूँ उस टाइम पे जब आप छोटे थे? एक्चुअली कॉन्फिडेंट तो हमेशा से रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये मतलब किसी भी चीज़ में ये नहीं सोचता हूँ कि ये चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएगी, ये काम नहीं हो पाएगा। तो मैं हमेशा से कॉन्फिडेंट रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट रहा हूँ इवन, क्योंकि वही कॉन्फिडेंट रहे हो। हाँ, वही चीज़ कहीं ना कहीं समटाइम्स मुझे गिराया भी है और उठाया भी है। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, बट कितना, कहाँ, कब, कैसे, ये चीज़ें मैंने समय के हिसाब से सीखी है। ओके। ये कैसे सीखी, मतलब क्या क्या चीज़ें आपने इनपुट की इसमें? समटाइम्स क्या होता है कि चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कोई परफॉर्मेंस देना है, हमें हमारे टीचर ने बोल दिया कि भाई ये परफॉर्मेंस आपको करना है, चाहे वो एक्टिंग गुरु हो या कोई भी। तो क्या होता था, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में वो चीज़ें ख़राब कर देता था। और जब मैं ये सोचता था कि आज मुझे मन ही नहीं है करने का और उस समय वो चीज़ें ठीक हो जाती थी, तो मुझे ये समझ में नहीं आता था ठीक मतलब कि ओके लाइक गुरु की तरफ से यही मिलता था कि हाँ ठीक है, लेकिन वो वाली बात नहीं है, मतलब तूने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया था, अभी गिरा दिया। तो वो चीज़ें समय के हिसाब से ही समझ में आया। एग्जैक्टली मुझे एक बोलते हैं ना, दाल बनाते हैं तो उसमें कितना तड़का, कितना नमक, कैसे क्या चीज़ें डालनी है, ये अच्छे से अगर आपको दाल बनानी ही नहीं आती, आप 10 बार 15 बार 20 बार बनाओगे तब जाके आपको आइडिया आ जाए। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली वैसे ही मैंने भी ये सीखा है कि कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, बट कहाँ, कैसे, क्यों, ये मैटर करता है। अच्छा, आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए। कहाँ पर हुआ है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ के हो, ये सारी चीज़? एक्चुअली मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश वहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ। यूपी वाले? या 2 नवंबर 1990 में। अरे वाह। एंड जब एज भी बता दिया आपने। हाँ बिल्कुल भाई, मैं 34 साल का इस समय एकदम स्ट्रॉन्ग मैन हूँ जो कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ। 34 साल के? हाँ, लगते नहीं हो 34 साल के। एग्जैक्टली। थोड़ा सा डाइट वगैरह सीख गए हैं तो वो सीख इंडस्ट्री में आने के बाद ये सारी चीज़ें खुद आ ही जाती है। राइट। तो जब मैं 3 महीने का था तो मेरी पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी भांडुप। एंड भांडुप में लाइक मेरी बुआ का घर था, तो मेरे डैड वहाँ पे रहते थे। अच्छा। तो इट्स लाइक चौल टाइप का एरिया था, चौल में रहना। फिर पापा को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, हम 3 भाई एंड 1 बहन, हम 4 लोग एंड प्लस 6 लोगों की फैमिली थी। तो डैड ने ये सोचा कि बहुत छोटा हो रहा है, कहीं अच्छे जगह शिफ्ट होना है। तो नियर अबाउट 1-1.5 साल के बाद वहाँ से पापा शिफ्ट हो गए, हम ठाणे में चले गए। एंड ठाणे में लाइक नियर अबाउट 11-12 साल हमने वहाँ पे निकाला ठाणे में। एंड फिर फैमिली बड़ी हो गई, फैमिली में सारे मेंबर्स बड़े हो रहे हैं, भाई बहन सब बड़े हो रहे हैं। तो पापा ने ये सोचा कि अब ठाणे का फ्लैट बेच के कहीं अच्छा बड़ा लेना है, तो हम पूरी फैमिली शिफ्ट हो गए कल्याण में। तो मेरी स्कूलिंग मतलब कि ठाणे में व्हेन आई वाज लाइक
14 ईयर ओल्ड या 14 साल का था, तो पूरी फैमिली ठाणे में थी। 15 साल जैसे हुआ मैं यहाँ पे आ गया कल्याण, एंड उसके बाद स्कूलिंग वहाँ से हुआ कल्याण से 9th 10th, एंड फिर 11th 12th भी वहाँ से ही हुआ। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करने नागपुर गया, नागपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद वापस मुंबई, फिर पुणे जॉब के लिए, ऐसे 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 सिलसिला चलता रहा। सारे इंजीनियर, मैं हंस इसलिए रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि सारे इंजीनियर्स एक्टर बन जाते हैं। मतलब आप अगर फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री दोनों में देखोगे तो मुझे लगता है 50-60% एक्टर्स या तो इंजीनियरिंग परस्यू करते रहते हैं या इंजीनियर होते हैं, तब जाके वो उसके बाद एक्टर बन जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक्चुअली क्या होता है ना, सी आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं एक नॉर्मल से जूनियर कॉलेज में मतलब पढ़ाई कर रहा था 11th 12th। तो क्या होता है कि 11th 12th तक, और मैं बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं किसी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ, मैं लाइक नॉर्मल स्कूल होता है राजे शिवाजी हिंदी हाई स्कूल, कल्याण में ऐसे स्कूल रहते थे जहाँ पे फी भी बहुत ही गवर्नमेंट स्कूल बोल सकते हैं, काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ओके, वहाँ से पढ़ाई किया हूँ। तो मेरी जो बैकग्राउंड रही है वो बिल्कुल वैसे ही रही है, मतलब यू नो नॉर्मल फ्रेंड्स, कुछ चॉल में रहने वाले, कुछ बिल्डिंग्स में रहने वाले, कुछ अच्छे। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं कॉन्वेंट हाई फाई स्कूल से पढ़ाई लिखाई किया हूँ एंड बहुत ज़्यादा फेंका नहीं, मैं बहुत ही नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई किया हूँ, जो कि 10th तक हिंदी मीडियम से था पूरा, एंड 11th 12th इंग्लिश। जब साइंस लिया था मैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी मुझे तो ओम्स लॉ भी नहीं पता था कि ओम्स लॉ होता क्या है, यू नो हमें हिंदी में पता था ओहम का नियम, यू नो तो 11th में बहुत क्लास लगी मेरी, एंड देन इंग्लिश पे थोड़ा सा वर्कआउट करना शुरू किया। आज मेरी इंग्लिश ओके है, बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, जितना चाहिए अच्छी बोलते हो, जितना जरूरी है चाहिए उतना हिंदुस्तान में जितना जरूरी है उतनी अच्छी इंग्लिश आप बोल लेते हो। एग्जैक्टली। तो समय ने ही मुझे सिखाया कि एक्चुअली मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से था एंड सारी चीज़ें ओके हो रही थी। देन जब मैंने इंजीनियरिंग करने गया, कैप राउंड में रैंकिंग आया था, फिर मैं नागपुर में YCC कॉलेज के कैंपस में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग में वो एडमिशन लिया, एंड देन वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि यू नो कैंपस क्या होता है, कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब एक आदमी अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर सकता है। वहाँ पे जाके सारी चीज़ें सीखा, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, फैशन शो, ये सारी चीज़ें सीनियर्स को देखता था कि यार ये चीज़ें कर रहे, वाह यार बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब कि पढ़ाई के अलावा ये भी किया जाता है, मतलब यू नो ये मुझे वहाँ जाने के बाद ही पता चला, बिकॉज यहाँ पे ये सारी चीज़ों में इतना नहीं था मैं। फिर जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई तो अच्छा कर ही रहा हूँ मैं, कुछ और करते हैं। सो एक मेरा फ्रेंड था अनमोल नाम का, तो वो मतलब कि यू नो सिंगिंग कंपटीशन ये सब में पार्टिसिपेट करते ही रहता था। मुझे बोला कि आ जा तू भी गाना गा ले। मैं बोला यार मुझे गाने में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी बोलते ना आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं बाथरूम में ही गाता हूँ, अच्छा लगता हूँ। तो बोला अरे चल रहा है बाथरूम और ईयरफोन्स, हाँ हम लोग से। लेकिन हमेशा से ना मुझ में एक चीज़ थी, मैं गाने के वर्ड्स को ना बहुत इमोशनली अंदर महसूस करता था, और ये बोल सकते कि इमोशंस में बहुत ज़्यादा बहता था मैं, यू नो चाहे वो कल होना का सॉन्ग हो या कोई भी सॉन्ग हो, मैं सॉन्ग्स के लिरिक्स को बहुत ही बखूबी तरीके से समझता था। अरे वाह। तो गाना गाना इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस, व्हाट यू फीलिंग, एंड आप क्या ऑडियंस को दे रहे हो, वो भी गाने में दर्द को झलकना झलकना चाहिए, झलकाता है। सो ये सारी चीज़ें मुझ में उस समय रह के आते गई। फिर थोड़ा सा एक्टिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें दोस्तों यारों के साथ सीखना, ये करना, ऐसे समय निकलते गया। पढ़ाई की, इंजीनियरिंग में टॉपर बना। अरे वाह, यूनिवर्सिटी सेकंड टॉपर था मैं IT ब्रांच में, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। एंड वहाँ से जब मैं निकला तो कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट मेरा नहीं हो पाया था, बिकॉज 12th में मेरा 60% नहीं था। 12th में 60 के ऊपर नहीं जा पाया था, तो उस टाइम पे पढ़ाई करते नहीं थे। हाँ, जब यहाँ पे था तो नहीं, मैं हमेशा से मैं बताया मैं पढ़ाई में बहुत वो था। ड्यू टू सम रीज़न 12th में ऐसा कुछ फैमिली सिचुएशन हुआ था कि मैं बहुत ही अप एंड डाउन्स में आ गया था, और एग्जाम्स एंड ऑल में यू नो ध्यान नहीं दे पाया था। तो 12th में मेरा 60 के बिलो % आ गया था। तो कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में तो बैठने ही नहीं देते जब तक आपका 10th में 60, 12th में 60, इंजीनियरिंग में 60 ना हो। तो टॉपर होने की वजह से एक बार मैं इंडियन नेवी में बैठ गया था। तो इंडियन नेवी मुझे ऐसा लगने लगा था कि नहीं, मुझे करना ही है। लेकिन एंड फाइनल राउंड में जाके मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि भैया अब बैठे कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई बैठने की, आप तो 12th में इतना ही % लेकर बैठे हुए हो, 60 के ऊपर है ही नहीं आपका, मतलब परसेंटेज पे आपको जज किया जा रहा है। आप भले टॉपर हो कॉलेज के, लेकिन आपको बैठना अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा होता है कि यार लाइक मेरा ड्रीम था, नहीं हो पाया।
फिर पुणे में गया, पुणे में एक छोटे से IT फर्म में काम करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ढूंढ रहा था कि R&D मिले कुछ, बिकॉज हमें हमेशा से मुझ में ये एक चीज़ ज़रूर रहा है कि मुझे कुछ हटके करना है। यू नो, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में भी क्या एक्स्ट्रा बनाया जा सकता है जो आज तक इन्वेंट हुआ ही नहीं है, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता था मेरा उस समय। लेकिन वो चीज़ें उस समय नहीं मिल पाई मुझे कंपनी एंड ऑल के थ्रू, तो मैं वापस से जॉब छोड़ के मुंबई आया। फिर कुछ दोस्त थे जो कि आर्ट वगैरह से रिलेटेड थे, थिएटर्स एंड ऑल करते थे, उनके साथ जाना, थोड़ा टाइम पास करना, थिएटर वगैरह देखना। ऐसे देखते देखते कब मैं उसमें घुस गया, कब मुझ में मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा, मुझे खुद नहीं पता चला। तो मैंने एक बार अपने फ्रेंड को बोला कि यार काफ़ी अच्छा कर रहे हो यार तुम लोग, मुझे मतलब कि इसमें थोड़ा सा ट्राई करना है। तो बोलता है कि यार तू तो इंजीनियरिंग कर रहा है भाई, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसे कैसे ट्राई मारेगा तू, छोड़ना, जान देना, ये सब तेरे बस की बात नहीं है ये। लेकिन मुझ में आ गई थी वो चीज़ कि नहीं मुझे करना है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं फैमिली को बोल नहीं पा रहा था कि मुझ में क्या है। इवन मुझे भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मुझे क्या करना है, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ना गुमराह हुआ था। इन शॉर्ट मैं अपने आप में फोकस नहीं था। तो एक समय था थिएटर प्ले देखने गया था, और थिएटर प्ले देखते देखते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे ये करना है। और क्योंकि कॉलेज डेज में मैं ये सारी चीज़ें करता था। अच्छा, उसके पहले कभी आपने ये नहीं सोचा था कि एक्टर बनना है या एक्टिंग लाइन में जाना? या कभी नहीं। बस ये था कि कुछ अलग करना है, क्या अलग करना है ये सब पता ही नहीं था मुझे। बस मुझे पता था कुछ तो करना है, क्या करना है ये नहीं, मुझ में क्या है ये चीज़ भी मुझे नहीं पता था। तो मैं ऐसे ही थिएटर देख के मैंने बोला यार मुझे करना है। तो उसने बोला कि भाई ऐसे नहीं होता, प्रॉपर ऑडिशंस होते हैं, ये होते हैं, एक्टिंग क्लासेस होते हैं, तब जाया जाता है ये सब में। एंड देन मैंने स्टार्ट किया ढूंढना कि एक्टिंग कहाँ से सीखी जाती है, क्या होता है, कैसे होता है। ये पूरे रिसर्च के बाद जाके मुझे मेरे गुरु मिले अरुण मित्रा, जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई बखूबी, बहुत ही तरीके से। उन्होंने 6-7 महीने लेके प्रॉपर तरीके से एक्टिंग का बेस स्ट्रॉन्ग किया मैंने। एंड एक्टिंग का बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद जाके मैंने ऑडिशंस एंड ऑल देना शुरू किया। एंड उस प्रोसेस में भी मैं ऑडिशन दे ही रहा था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम मिलना शुरू। पर बहुत सारे एक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि आपको कोई एक्टिंग सिखा नहीं सकता है। हाँ ट्रू, सच बात है, बिकॉज एक्टिंग कोई नहीं सिखा सकता। मैं ये बता सकता हूँ आपको कि एक्टिंग के लिए क्या किया जा सकता है। एक्टिंग तो आप ही को करना है, मतलब करेक्ट। आप अपनी क्या करते हैं, मतलब बेसिक चीज क्या है? अगर आपको एक्टिंग सीखनी है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले तो आपको बेशरम बनना पड़ता है। एक अच्छा कलाकार बेशरम होता है, मैं बस यही जानता हूँ। आपको अगर बोला जाए रोड के बीच में डांस कर, तो आपको डांस करना आना चाहिए। गिर के डांस कर। हाँ, गिर के डांस करो। तो बेशरम के साथ साथ टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छे कलाकार के लिए, मैं हर एक इंटरव्यू में यही बोलते आया हूँ, एक अच्छे कलाकार के लिए एजुकेशन मस्ट है। आपकी पढ़ाई आपके टैलेंट को ही शो करता है ऑन स्क्रीन। बिकॉज आप एक वेल एजुकेटेड हो, आपको कल को साइंटिस्ट का किरदार दिया गया, आप कर सकते हो। आपको केमिकल इंजीनियर का काम दिया गया, तो आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती। और बहुत लोग रिसर्च कर भी लेते हैं, लेकिन वो चीज़ को कॉन्फिडेंट नहीं कर सकते। हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक वेल एजुकेटेड इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई की हो तो आई थिंक इंडस्ट्री में सर्वाइव करना ईजी है। आप देखते होंगे बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन वो थिएटर्स किए हैं, NSD किए हैं, ये सारी चीज़ें करके वो आए हैं। वो करते हैं, मेहनत करते हैं, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत जगह बहुत चर्चाओं में आ जाते हैं, पूरी इंडस्ट्री उन्हें जानने लगती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में फिट हो जाते हैं। हाँ, करेक्ट है। उन्हें कोई दूसरे कैरेक्टर में नहीं ढालना चाहता, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये इसमें हाईलाइट हो चुका है बंदा, इसे इसमें नहीं डाल। लेकिन एक अच्छा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए शाहरुख खान। अरे वाह, हम सभी के फेवरेट, सारे जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके फेवरेट। जैसे कि मनोज बाजपेयी सर ने भी यही बोला था कि शाहरुख खान आज अगर एक कलाकार नहीं होता तो वो आज भी उतना ही फेमस होता और उतना ही काबिल होता, उतना ही काबिल होता जितना कि आज वो है। बिकॉज अगर वो पढ़ाई किया था MBA, मतलब MBA जो भी शाहरुख खान सर ने किया था, तो वो उसमें भी उतना ही बोलते ना सक्सेस पाते जितना कि आज वो सफलता पाके बैठे हुए हैं। सो वो हर एक चीज़ में आगे रहते, बिकॉज उन्होंने अपनी बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। सो बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए एजुकेशन मस्ट है। शाहरुख खान से प्यार कब हुआ आपको?
शाहरुख खान सबसे प्यार, सब मैं मतलब हूं ना उनको प्यार फिल्म, करते हैं। मैं हूं ना फिल्म, मैं हूं ना जब मतलब कि दैट टाइम आई थी तो मैं गाने बहुत सुनता था मैं हूं ना का। एंड कुछ समय के बाद, उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि थिएटर में जाके देखना है ये करना है, टीवी पे आना शुरू हुआ, फिल्म बैक टू बैक फिल्में लगी रहती थी, तो वो बार बार शाहरुख खान को देखना, उनके स्टाइल को देखना, उनके डायलॉग डिलीवरी को देखना, ये सारी चीज़ें धीरे 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 ऐसा लगा कि यार यू नो अलग लगते हैं, क्लास लगते हैं, बाकी एक्टर से हट के लगते हैं। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि वो इंसान कैसे है, बट उनके ऑरा से प्यार हो गई थी दैट टाइम। मुलाकात हुई कभी? कभी नहीं, कभी नहीं, बट या डेफिनेटली मिलोगे तो क्या बोलोगे आप? मिलूंगा, सबसे पहले यही बोलूँगा कि सर कहीं ना कहीं आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, और जो मैं आज पूरा इंसान आपके सामने खड़ा हूँ तो उसका 20-25% तो आपसे ही सीखा है। बिकॉज उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, चाहे वो कलाकारी हो, मैं एक्टिंग शाहरुख खान सर की तरह नहीं करता, बट मैं एक्टिंग में क्या चीज़ें की जाती है ये चीज़ें ज़रूर सीखा हूँ उनसे। एक इंसान कितने अच्छे हैं ये चीज़ें ज़रूर सीखी है मैंने उनसे। यू नो लोगों से बर्ताव कैसा होना चाहिए इतना बड़ा होने के बाद भी वो चीज़ें सीखी है मैंने उनसे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब एक इतने बड़े आदमी को आप देखते हो कि इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो ऐसे चीज़ों को यूँ समेट के सारी चीज़ों को बांध के अच्छे से चल रहे हैं, तो आपको आई थिंक बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखनी चाहिए। और कोई फेवरेट एक्टर? हाँ, मनोज बाजपेयी सर हैं, एंड इरफान खान सर थे, एंड राजकुमार राव हैं, आयुष्मान खुराना है, बिकॉज ये सब मेरे आइडियल हैं। बिकॉज राजकुमार राव से काफी ज्यादा प्रभावित लगते हैं आप। ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे बिकॉज उनके बारे में। उसके पीछे रीजन है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे फिल्में वो करते 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 आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, मैं अपने आप को खुद वही देखता हूँ कि मैं भी वैसी फिल्में करके ही कुछ अच्छा कर सकता हूँ। बिकॉज आई नो वेरी वेल कि दैट्स मतलब कि वो मेरा वेंचर होगा, मुझे वैसी फिल्म्स जो होती है वही मुझे आगे बढ़ाएगी। मुझे कोई धर्मा या यशराज की फिल्म सीधा मिल जाए और मुझे लॉन्च कर दे, मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है। सोच भी नहीं रहनी चाहिए ऐसी। हाँ, मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है। मेरा बस यही ड्रीम है कि भाई कोई भी अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छा बैनर हो, अच्छा प्रोडक्ट बना रही है जो अच्छे से थिएटर पे रिलीज हो रही है, स्क्रीनिंग अच्छी मिल रही है, अच्छे स्टार कास्ट है, क्योंकि मैं अकेले के दम पे कुछ नहीं उखाड़ सकता। मेरे साथ मुझे अच्छे स्टार कास्ट की भी ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। और मुझे एक छोटे से मौके की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ हो गई मेरे साथ, सो आई एम डैम श्योर कोई नहीं रुकेगा मुझे। किस तरीके की फिल्म करना चाहते हो आप? मतलब अगर आपको यशराज ने अप्रोच कर दिया कि आशीष आइए मैनिफेस्टिंग कि आशीष आइए, आपको हम ये रोल दे रहे हैं, लेकिन कहानी क्या है वो आप बताइए, कैसी होनी चाहिए? मैं एक्चुअली, आपको क्या चाहिए? मेरे पास 10 स्क्रिप्ट है, आपको कौन सी कहानी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मैं यही बोलूँगा कि यार मुझे ना इंटेंस रोमांस जो होता है वो दे दो। इंटेंस रोमांस लाइक कबीर सिंह हो गया, कहीं ना कहीं एनिमल देख सकते हैं, अल्फा मेल वाला। या मुझे वही पसंद है। बिकॉज आई नो कि मेरी पर्सनालिटी जो मेरा ऑरा है वो किस पे सूट होता है। एक कलाकार को सबसे ज़्यादा पता होता है कि वो किस चीज़ में सबसे अच्छा दिख सकता है, और सेकंड होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर बैठे बैठे सोच सकता है कि आप किस चीज़ में कितना अच्छा मैं आपसे काम निकाल सकता हूँ। करेक्ट। और एक कलाकार को बनाने वाला भी कहीं ना कहीं डायरेक्टर ही होता है, क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्टर एक विजन लेके अपने दिमाग में चलता है। अगर उसने सोच लिया कि आशीष से मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, निकलवानी है, और अगर आशीष अपना करके दे रहा है और डायरेक्टर को ओके लग रहा है, तो वो तो आशीष ही है ना। यू गॉट इट? मतलब कि आशीष अपना कुछ करके दे रहा है, डायरेक्टर ओके बोल रहा है, तो वो तो आशीष ही है। लेकिन डायरेक्टर को क्या चाहिए, वो बार बार अगर वो आशीष को टोक रहा है कि व्हाट आई वांट, तो आशीष अगर अपने अंदर से निकाल के वो चीज़ें ऑन स्क्रीन दे रहा है तो उसे दुनिया एक्सेप्ट करेगी, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये मुझ पे सूट नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्टर का क्या विजन है ये डायरेक्टर को ही पता है। डायरेक्टर ये तो फिल्म लेके चलता है, आप सिर्फ अपने किरदार को लेकर चलते हो। ओके, जौनपुर जाते हो? जौनपुर गए हुए समय हो गया, बट बहुत जल्द जाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, पूजा पाठ जो करनी है वहाँ पे जाके। क्या है मतलब, क्या पूजा? सॉरी अगर आप पर्सनल लाइफ में घुस रहा हो तो। यार बिल्कुल यार, क्या है, कैमरा है, दुनिया है, हम दुनिया के लिए बटे थोड़ी हुए आदत है ऐसे सारी चीजें हम दुनिया के लिए बटे हुए हैं। सिंपल सी बात है, हम अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे आज इंटरव्यू में बैठे हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ ही शेयर करने बैठे हैं। ऑन स्क्रीन तो हम दिख ही रहे हैं सूरज के तौर पे, पति ब्रह्मचारी में। तो एक्चुअली कुल प्रमोशन नहीं छोड़ना है कहीं पे भी। ऑफ कोर्स वी गोना टॉक अबाउट दिस। या हमारा कुल देवता है हमारे, जो कि शादी के बाद कुल देवता की
पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई है, तो बहुत जल्द जाना है। या यूपी की सबसे खास बात क्या लगती है? अगर मुझसे आप पूछोगे तो मुझे सारी चीज़ें खास लगती है तो सारी चीज़ें खास है एक्चुअली, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। सबसे अच्छा लगता है वहाँ के लोगों का ना प्यार। आप अगर उनसे अच्छे से प्यार से बात कर रहे हो ना, वो जान निकाल के दे देते हैं। आप नोटिस करना, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, वहाँ के गुंडे ही क्यों ना हो, गुंडे ही क्यों ना, हाँ, अगर आप प्यार से उनसे बात कर रहे हो ना, वो अपना जान हथेली पे निकाल के रख देंगे आपके लिए, दिन रात एक कर देंगे आपके साथ खड़े रहे। लेकिन आप उनके साथ कहीं भी गलत बात की, दगाबाजी की, धोखा दिया, तो कट्टा आपको निकलता छोड़ेंगे नहीं। सॉरी ये टू चीज़ से है ऑन दिस उनमें। कैमरा। हाँ, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ है उनमें। मतलब मैं खुद देखा हूँ, मैं बनारस में शूट भी करने गया था, लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं, बहुत ही प्यार से। अब हालांकि एडवांस हो गई है सारी चीज़ें वहाँ भी, जैसे मुंबई है, ये सब बहुत सारी डिजिटल डिजिटल की वजह से सारी चीज़ें हो गई है। तो बहुत सारे लोगों को अब आइडिया आ चुका है कि एक्चुअली आशीष भाई क्या करते हैं, क्या करते हैं। जैसे ये इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ तो ये भी उन्हें कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो सबको प्यार है मुझसे, मेरे घर वालों को सबको प्यार है। मेरे ख़ानदान में जितने भी मेरे कजिन्स हैं एंड ऑल, सब कहीं ना कहीं मुझे देखते ही रहते हैं, प्यार बरसाते ही रहते हैं। खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? खाने में वैसे तो यार पहले नहीं पसंद था, लेकिन अब मुझे करेले की जो सब्ज़ी होती है वो मुझे पता नहीं बहुत पसंद आने लगी है। क्या है भैया उसमें पसंद करने जैसा? बस यार वो क्रंची। ये तो मुझे तो पता चल जाता है, मेरे घर में करेला मेरी पड़ा वाइफ है। जो है वो भी बोलती है कि यार क्या क्या मतलब करेला कब से पसंद आने लगा तुम्हें? मुझे भी नहीं पता था, ये 3-4 साल से ये शौक आ गया है। भाई ये तो करेले सबसे की अलग ही सब्जी सोचा बहुत है ज़्यादा आपने। पसंद है, और वो भी गर्मा गर्म रोटी के साथ, बस उसी के साथ, रोटी के साथ। गर्मा गर्म रोटी, एकदम पतली पतली रोटी चाहिए, और करेले की सब्जी, दैट्स इट। मज़ा आता है मुझे खाने में। और जो यूजुअल ये तो यूजुअल लाइक रागी की जो बिस्किट होती है, रागी बिस्किट एंड ऑल, ये सब मोस्टली मैं खाते रहता हूँ, मुझे मज़ा आता है। लेकिन आप फिट काफी ज्यादा हो, क्या करते हो आप फिटनेस की? इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इज इट ऐसा सेफ नहीं और है, व्हाट? मैं सच बता रहा हूँ, ये बचपन से ये चीज़ें फॉलो अप हुई है मेरे साथ। लाइक मैं ना बचपन से ही 12-13 घंटे की फास्टिंग होती है मेरी। लाइक मेरी फैमिली में ये होता था कि नहीं, मेरी फैमिली में यही होता था कि लाइक क्योंकि ना ये जब मैं इंजीनियरिंग करने नागपुर गया था, तो क्या होता था कि रात को मेस में जाना, खाना पीना खाना 9-9:30 बजे, फिर उसके बाद अपना जो भी स्नैक्स वगैरह पड़े हैं अपने पास डब्बे उब्बे में, वो सब खाओ पियो लेकिन मैं वो भी नहीं खाता था, क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहता था। तो सुबह उठना, फिर उसके बाद सुबह 9-10 बजे खाना बनता था, तब तक हमारे इंजीनियरिंग का टाइम हो जाता था, क्लासेस का, क्लास में चले जाते थे फिर 12-1 बजे 1:30 बजे टाइम मिलता था दोपहर में कि आके खाना खा। तो वो 12-12 घंटे 13-13 घंटे की फास्टिंग एम ही हो जाती थी। और वो उस समय भूख लगती थी, बिकॉज वो एक एज होती है, उम्र होती है, हमें नहीं समझ में आता था डाइट क्या होता है, बॉडी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ नहीं पता रहता था। अब ऐसा लगता है कि ये चीज़ हम खा रहे हैं, ठीक है, हमारा ये बन रहा है, ये चीज़ खा रहे हैं, हमें ये हमारा ये बन रहा है। अब नॉलेज आई है जाके, पहले कहाँ कुछ रहता था। तो मैं आज भी 13 to 14 आवर्स का फास्ट आज भी करते हो? जैसे कि अभी मैं आपके इंटरव्यू में आने से पहले नियर अबाउट 12:30-1 बजे खाना खाया, तो अब रात को 10 बजे तक मैं खा लूँगा। लेकिन जो रात को 10 बजे खाना खाया वो नेक्स्ट मॉर्निंग में नहीं खाता, 10-11 बजे, नेक्स्ट मॉर्निंग में 2-2:30 बजे ही खाता हूँ। तो ये रात वाला जो होता है ना, ये 14-15 घंटे की फास्टिंग हो ही जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, 12-13 घंटे के बाद बॉडी में होता है ना, इंसुलिन लेवल बनना बंद हो जाता है। तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा बैड फैट होते हैं ना, वो बैड फैट कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में। आपकी बॉडी को जो एनर्जी सप्लाई करना है, वो बैड फैट उसमें कन्वर्ट होते हैं। तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जो होता है ना, वो बनता ही नहीं, वो बर्न हो जाता है। उससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है? मतलब अगर आप 12-14 घंटा खाना नहीं खा रहे? प्रॉब्लम कुछ नहीं, पहले जो स्टार्ट करेगा उसे वीकनेस फील होगी, ये होगी, वो होगी, सारी चीज़ें होती है, डिजीनेस भी होती है। हाँ, ये सारी। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें हो रही है तो आप जूसेस वगैरह पी सकते हो, बिकॉज वो सारी चीज़ें मिनरल्स होते हैं उसमें, नेचुरल शुगर होती है या नेचुरल शुगर होती है, ये सारी चीज़ें आप पी पा सकते हो। बट खाने की बात कर रहा हूँ मैं, कार्ब्स है ना, ये सारी चीज़ें, तो न्यूट्रिशन सर प्रॉपर। जिम जाते हो आप? जिम बहुत रेयर हो चुका है अभी, क्योंकि शो की वजह से भागा भागे, जैसे कि अब फ्री डे जो भी मतलब कि ऑफ डे होता है, उसमें ये लगता है कि यार नींद हो जाए, अच्छे से सो लूँ, उठ लूँ। कुछ इंटरव्यूज़ हैं जैसे यहाँ पे आया, या कुछ घर के काम पड़े हुए हैं वो कर लेता हूँ, या मेरी कुछ पुराने वर्क्स हैं होल्ड पे, वो कंप्लीट कर लेता हूँ। यही सब करने में दिन निकल जाता है। लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं घर पे पुशअप्स एंड ऑल कर लेता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सेट पे तो आए दिनों कभी कभी बेयर बॉडी होता है, ये होता है, तो वहाँ पे पूरा जिम हो जाता है, वजन उठा के मुझे डंबल उम्बल मार लेता हूँ, वहाँ पे ही हो जाता है। अच्छा, लोकल ट्रेन के बारे में आपने बात की थी, जब आप
हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तभी, तो कुछ बताइए उस लाइफ के बारे में, वो कैसी लाइफ थी आपकी? वो लोकल ट्रेन एक्चुअली मतलब अब पहले भी उतनी ही गर्दी हुआ करती थी जब जितनी आज हो रही है? हाँ, उतनी ही गर्दी में आप ट्रैवल किया करते थे? मुंबई में भीड़ कभी नहीं कम हुआ है, ये हमारा एक बस वहम है। हाँ। इतने सालों से हमें ये लगता है, मेरे पापा जब लोकल ट्रेन में स्ट्रगल करते थे दैट टाइम भी बोलते थे यार थक के आ रहा हूँ, आज मेरा ये गिर गया, आज मेरा पेन गिर गया, आज मेरा ये गिर गया, बटुआ खो गया, फट गए, ऐसे थोड़े बहुत हो ये कॉलर ऐसे हो जाता था, यू नो। तो दैट टाइम से ही मैंने ये चीज़ देखी कि पापा भी बताते थे लोकल ट्रेन में स्ट्रगल है, ये है, भाग भागी। एंड उसके बाद जब मैं 2013-14 में यहाँ आना जाना शुरू किया, क्योंकि मैं कल्याण में ही रहता था, मेरा कोई मुंबई यहाँ अंधेरी में कोई नहीं, तो मैं कल्याण से एवरीडे जब अप डाउन करता था तो लोकल ट्रेन में ही सफ़र करता था। ओके। लाइक मैं मॉर्निंग में उठना 9, साढ़े 9, 10 बजे उठना, 11 बजे के करीब निकल जाना, एक बैग ले लेना, बैग में 4-5 कपड़े डाल लेना, वाटर बॉटल डाल लेना, थोड़ा सा प्रोटीन शेक भर लेना, कुछ बिस्किट स्नैक्स बैग में डालो, उठो, और सुबह 11, साढ़े 11 बजे वहाँ से निकलता था मैं। 11, साढ़े 11 बजे निकले, हाँ कल्याण से, तो यहाँ करीब 1:30-2 बजे के करीब पहुँच जाते थे। तो कुछ ऑडिशंस होते थे जो कि कभी, क्योंकि क्या होते थे ना दैट टाइम, 4 बंगलो महाड़ा, रामनगर, ये सब में ना उतना रश नहीं था जितना कि आज हो चुका है। मतलब रश हमेशा से रहा है इंडस्ट्री में, बट लोगों को आइडिया ही नहीं रहता था तब कि ऑडिशंस होते कहाँ पे हैं। बिकॉज आज ये डिजिटल, आज आप कहीं भी यूट्यूब पे भी डालोगे कि मुंबई में ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं, आपको 100 व्लॉग मिल जाएंगे, उसमें पता रहता है कि किस बंदे से मिलना है, ये भी पता रहता है। हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं, हम तो एयरटेल पैक मारते थे 100 रुपये का, उसमें ही खेलते रहते थे कि भैया आज यहाँ पे ऑडिशन है, आजा भैया आजा, सब वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो वहाँ से आना, एंड दैट टाइम ये मेट्रो नहीं था, मैं दादर आता था, दादर से फिर उसके बाद फास्ट ट्रेन पकड़ के अंधेरी में उतरता था, अंधेरी में उतर के फिर बस पकड़ना, बस पकड़ के अपनी इन्फिनिटी के पास उतरना। सबका अड्डा है इन्फिनिटी, आज भी होगा मेरे ख्याल से, मैं सुनते ही रहता हूँ। तो दैट टाइम 10 साल पहले, 9 साल पहले इन्फिनिटी अड्डा था, वहाँ पे उतरते थे, कोई मेट्रो नहीं था, आराम से अंदर जाना इन्फिनिटी में, मस्त एसी का हवा खाना, वहाँ पे एक मिरर निकालना, मेकअप पोतना उतना, एंड निकल जाना ऑडिशन के लिए। यही सब होता था, ऑडिशन के लिए निकलना, फिर घूमते घूमते पसीना आ जाता था, 10 जगह से भी रिजेक्ट कर देते थे कि भाई बहुत ज़्यादा स्वेट हुआ है तुझे, निकल ले, यू नो। मेरे साथ साथ ऐसे बहुत सारे एक्टर्स, एंड आज उसमें से बहुत गिने चुने एक्टर्स दिखते हैं जो कि अच्छे मुकाम पे, बहुत गिने चुने, मैं बता रहा हूँ 100 में से गिन के 3-4 ही दिखाई देते हैं। कौन है वो जो आपके साथ वाले? लाइक ऐसे तो बहुत सारे थे, लाइक मुझे आज भी याद है लविन करके एक है, लविन आज भी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू नो, उस समय तो पार्थ समथान एक्चुअली हाईलाइट हो चुके थे बहुत ज़्यादा, पार्थ भी आए दिनों दिखते रहते थे ऑडिशंस एंड ऑल में, भागम भागी में। एंड उसके बाद ऐसे 1-2 नाम और हैं, जैसे कि अगर ये ले कनिषा भारद्वाज, यू नो, दैट टाइम वो भी ऑडिशंस में दिखा करती थी। इवन हमने कनिषा और हमने एक शो भी साइन किया था दैट टाइम, आज से 9 साल पहले, बट वो शो आया नहीं, ZTV। क्यों आया नहीं? सीता फिल्म्स का था, क्योंकि हमने साइन भी कर लिए, हमने साइन भी किया था, एंड वर्कशॉप्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे, बट कुछ प्रॉब्लम हुआ था आई थिंक चैनल एंड प्रोडक्शन का। तो वो पार्थ से उस टाइम पे बातचीत हुई थी आपकी? पार्थ से नहीं, बातचीत नहीं होती थी एक्चुअली, हमें बस इतना पता था क्योंकि वो उस समय बहुत हाईलाइट हो चुका था। अच्छा, एक शो कर लिया था, हाँ, आई थिंक कैसी ये यारियां एंड ऑल, तो काफी चला भी था उसमें। हाँ, काफी चला भी था। आयाज अहमद भी आए दिनों टकराया करता था, तो लाइक आयाज इज अ गुड फ्रेंड, मतलब कि अभी नहीं है, लाइक उस समय रहा करते थे, अभी ज़्यादा बातचीत नहीं है हमारी, कभी कभी हाय हाउ यू हो जाता है। सो दिस इज ऑल। ओके, एक चीज़ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगी, पहले लड़कियों के साथ बहुत हुआ करता था। एक टिपिकल क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, कास्टिंग काउच फेस किया आपने? क्योंकि उस टाइम 10 साल पहले आई डोंट नो हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती, ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस टाइम की मेरे को। एक्चुअली कास्टिंग काउच मतलब ये बोल सकते हैं, बिकॉज है ऐसी चीज़ें, आज भी है, पहले भी थी, बट कैसा होता है ना कि मैं ऐसे टाइप का इंसान था ही नहीं, और कि मैं ये सब बातों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लूँ। जैसी बात की है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, मतलब आपने फेस की है? हाँ, की है, ज़रूर की है, बट मैं ज़्यादा मतलब कि उन्हें भाव नहीं दिया जो ये चीज़ों के बारे में बात की। बट आई नो कि जो भी मतलब कि लेवल है, बहुत सारी जगह पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, बिकॉज देखो वो हमेशा से करते आए हैं, करते रहेंगे। करेक्ट है। डिपेंड करता है कि आपको वो ज़रिया फॉलो अप करके जाना है, यू नो, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होने वाली है वो चीज़ें।
हम यहाँ पे आज बोल देंगे, 10 लोग बातें कर लेंगे, चर्चाएं हो जाएगी, न्यूज़ आ जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगा, चलाने वाले वो चला रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो मेरा यही कहना है भैया, ये सारी चीज़ों में ना फंसे, वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि एक मिथ है या रियलिटी, आई डोंट नो, कि वो फेज से आपको गुजरना पड़ता है इफ़ यू हैव टू बिकम एन एक्टर। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आई थिंक, मेरे ख्याल से ये ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपको हर मुकाम पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको हर मुकाम पे मिलेंगे, मुझे इस मुकाम पे भी मे भी मिले, बट वो वही मैं बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपको उनसे हाथ बढ़ाना है या नहीं। आप प्यार, सबसे बड़ी चीज़ वाणी होती है, यू नो, आप वाणी अच्छा यूज़ करें, उनकी भी रिस्पेक्ट करें, अपनी भी रिस्पेक्ट करें। ना वो आपको गिराएंगे ना आप उनको गिराओगे, उनकी राह अलग है, जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप अपना बनाओ, उनको उनका बनाने दो ना। मेरा यही है। उनमें अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। आप उनके साथ कुछ गलत वाणी यूज़ करके बात करोगे, अल्फाज यूज़ करोगे, वो मे भी आपका होने वाला काम रोक सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि वो किस लेवल पे इतनी पावर होती है एक्चुअली उनमें। मे भी होती होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद, जहाँ तक मैंने देखा था कि जिससे जिससे मेरा पाला पड़ा था वो सब काफ़ी महान व्यक्ति थे, तो मैं उनके कभी पल्ले ही पड़ा ही नहीं। मैं बस प्यार से अच्छी वाणी यूज़ करके वहाँ से निकल, नाम नहीं लेना चाहूँगा, एंड दे रिस्पेक्टिंग मी। आज मुझे वैल्यू देते हैं, प्यार करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये जो है कर रियल बंदा है। हाँ, कर रहा है, ये बंदा अच्छा है, मैरिड है, सब कुछ बेस्ट है इसका, ये कर रहा है, ये बंदा उस टाइप का नहीं है। तो वो 10 जगह जाते भी है तो मेरे बारे में मैं कुछ उनको गलत नहीं बोलूँ तो वो गलत चीज़ें फैलाएंगे भी नहीं, सिंपल सी बात है। करेक्ट है। या अच्छा, एक नॉर्मल सवाल पूछूं, आपके लिए सुकून क्या है? आजकल लोग ना बहुत सुकून की तलाश में कि यार मुझे सुकून यहाँ मिल जाए तो मैं यहाँ चले जाऊँ, मुझे 10,000 15,000 20,000 सैलरी कोई कम भी देगा चलेगा, मुझे सुकून चाहिए। आपके लिए सुकून क्या है? मेरे लिए सुकून है मेरा काम, मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। मतलब मैं अगर काम कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, हैप्पी हूँ, सी टायर्ड भी होता हूँ, ऐसा नहीं हूँ, थकता भी हूँ, 12-13 घंटे शूट करके ऐसा लगता है यार थक गया हूँ, बट सच बता रहा हूँ वो 1 सेकंड के लिए ही ऐसा लगता है कि थक गया हूँ, लेकिन उसके बाद तुरंत ही थैंक यू कहता हूँ भगवान को कि भगवान थैंक यू सो मच, मेरे पास काम है और इस उम्र में, जिस उम्र में मेहनत करनी चाहिए एक इंसान को, मैं कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, मुझे तूने काम दिया है। अब मैं जाके घर पे 14 घंटे के बाद थका हूँ, पैर नंगे पैर शूट करते हैं हम लोग, जैसे कि अभी वाला जो शो है उसमें नंगे पैर ही शूट करते हैं चौल में, तो घर पे जब जाता हूँ यू नो पैर वगैरह स्वेल रहते, ये रहते, जब सुकून से सोता हूँ ना तो ये रियलाइज़ होता है, जो आपने सुकून बोला ना, तो जब सोता हूँ ना तो दैट टाइम सुकून मिलता है मुझे कि आज का दिन मैंने प्रोडक्टिव किया, मैं अपनी ज़िंदगी का एक एक दिन मेहनत करके गुजार रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड एज माई सुकून। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सुकून नेचर वाइज ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो या डेफिनेटली मैं जब भी छुट्टी मिलता है, मैं मेरी वाइफ हम निकल लेते हैं किसी अच्छे प्लेस पे जो कि दुनिया से दूर हो, 1-2 दिन वहाँ पे बिताते हैं, जो सुकून बोलते हैं, चिड़िया कौवा यू नो झरने, ये सब की आवाज़ ये सब भी हमें सुकून देती है, लेकिन प्यार से हम अपना जाते हैं, टाइम स्पेंड करके आ जाते हैं। बट आप कितना भी यहाँ वहाँ घूम लो भाई, जब तक आपके पास ये और काम नहीं है ना, आप सुकून से कोई मतलब नहीं है वो। आप बताइए, आप अगर ये काम छोड़ दोगे, आप घर पे बैठोगे, वो सुकून है? सुकून नहीं, आप बेचैन हो जाओगे, 10 काम ढूंढोगे आप। तो मेरे ख्याल से सुकून यही है जो हम कर रहे हैं इस वक्त। अब बताइए श्वेता जी से कैसे प्यार हुआ? कैसे अटैचमेंट बढ़ी? फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे? यार श्वेता मुझे मिली थी एक विक्रम भट्ट के एसोसिएट खुशबू झा की फिल्म थी, जो कि लो बजट थी, काफ़ी फिल्म थी, हॉरर फिल्म थी, और वहाँ पे वो बनी हुई थी भूत, हाँ भूत बनी हुई थी, फ्रॉक पहनी थी, लाइक थोड़ा भूत की तरह उसका चेहरा था, और मैंने उसको भूत के ही चेहरे में पसंद किया था। मैं सच श्वेता जी आई एम सो सॉरी। श्वेता सॉरी की बात नहीं है, मैंने ऐसे ही पसंद किया था तुम्हें, मैं झूठ नहीं बोलता, पूरी दुनिया को पता है, मेरे फ्रेंड्स को पता है, और मैं हर जगह यही बताता हूँ और यही रिस्पॉन्स रहता है, स्माइल। ओके, एक्चुअली उसके चेहरे पे लाइक ये सब लगाया गया था, वो फ्रॉक पहनी थी छोटा सा एंड क्यूट सी लग रही थी, और जब जैसे ही मुझे पता चला शी इज़ फ्रॉम नागपुर, तो एक अलग से कनेक्शन यू नो क्रिएट हो गया, बिकॉज मैं भी नागपुर से इंजीनियरिंग किया था। हम मिले इंडस्ट्री में, लोगों को लगता है कि ये नागपुर से इंजीनियरिंग किया था, दैट टाइम आई थिंक गर्लफ्रेंड, तो मेन चीज तो ये थी नागपुर वाला कनेक्शन। हाँ, तो नागपुर में बहुत सारे ऐसी बातें हम करने लगे, 1-2 फ्रेंड कॉमन निकल गए, फिर ऐसा लगा कि यार, तो कहीं ना कहीं श्वेता और हमने एक दूसरे को फॉलो करना शुरू किया, फिर उतना स्केड्यूल कंप्लीट करके आने के बाद यहाँ पे 1-2 बार मिले, दोनों का नेचर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर श्वेता ने बोला कि कहीं ना कहीं मैंने प्रपोजल जब डाला उसे मजाक में,
मजाक किया था पहले, तो चेक कर रहा था। पहले लड़के ऐसे ही करते हैं। हाँ, चेक कर रहा था कि हाँ बोलेगी कि ना बोलेगी। तो हाँ, ये वाली डर रहती है। ये तो पता है कि अगर दोनों के लिए प्रिपेयर रहते हैं, हाँ, कि अगर ना बोल देगी तो अभी जाके बैठूंगा थोड़ा सा टशन में, ये वो, हाँ बोल दी तो यार बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। हाँ, ये तो खुशी से झूम उठता है। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, उसने बोला सारी चीज़ें इट्स ओके, बट मेरे डैड चाहते हैं कि, मेरे डैड ने हमेशा बोला है कि जो लड़का मेरी बेटी के लिए अपने माँ बाप को लेके मेरे घर पे आएगा उसके हाथ में मैं रिश्ता दूंगा। तो ये वाली चीज़ आई तो मैंने बोला हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे माँ बाप को मुझे समझाना है, वो बहुत बड़ी बात है। तो एक बार श्वेता दैट टाइम कबूल है, जोधा अकबर ये सब कर चुकी थी। तो उस समय मैंने ये बोला, एक बार श्वेता को बोला कि चलो मेरी फैमिली से मिलने चलते हैं। तो मैं यहाँ पे उस समय एज अ पीजी रहना शुरू कर दिया था। तो मैं श्वेता को लेके नागपुर गया, ये कल्याण गया। कल्याण में जब गया तो फैमिली मम्मी से मिलाया। मेरी मम्मी का ऐसा कभी कुछ नहीं रहा है कि कौन है क्या है, पसंद किया ठीक है, अच्छी है, बहू बनने लायक है, खत्म। आपने पसंद किया तो अच्छी होगी। तेरी दुनिया है, तू डिसाइड करेगा तुझे कौन पसंद है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मम्मी ने ओके किया, पापा सब लोग ओके, भाई वगैरह भी सब ओके। बस भाई वगैरह का ये था कि भाई तेरी दुनिया है, तू देख, तेरा जैसा भी तुझे ओके लगे सारी चीज़ें। तो उन्होंने कुछ ओपिनियन नहीं दिया अपना? ओपिनियन मतलब कि हाँ ये ठीक है, तुझे पसंद है ना तू कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा वैसा। मतलब कि बिकॉज शी इज़ फ्रॉम शी इज़ कनौज, शी इज़ फ्रॉम MP, उनकी पूरी फैमिली MP की है जो कि नागपुर में स्थित है। तो कहीं ना कहीं मैं UP MP ये सारी चीज़ें कास्टनिज्म ये सारी चीज़ें होती है अगर डिटेल करने जाए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरी फैमिली में ओवरऑल। तो सब लोग अग्री हो गए, सारी चीज़ें हो गई। फिर वही मैं मम्मी पापा को लिया, नागपुर गया, रोका हुई हमारे बीच, रोका वगैरह हो गया, फिर एंगेजमेंट, फिर फिर शादी के बाद आज 6 साल निकल चुके हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, हैप्पीली मैरिड। So this is going on. जब आपने पहली बार खुद को, आशीष दीक्षित को स्क्रीन पर देखा, टीवी स्क्रीन पर, हाउ वाज द रिएक्शन फर्स्ट टाइम? याद है आपको? हाँ, याद है। मैं ACP अर्जुन किया था। ACP अर्जुन स्टार प्लस पे था और उसमें मैंने 2 दिन का कैरेक्टर किया था खबरी। और उसमें मोटा था। मुंबई में कहते हैं टीपर। हाँ, खबरी का कैरेक्टर किया था। वो भी मुझे एक ऐसी उस समय एजेंसी थी जिस एजेंसी के थ्रू मुझे मेरे गुरु मिले थे, वही एजेंसी ने मुझे वो काम दिया था। और मुझे याद है 2,500-1,500 रुपये कुछ पर डे था। तो उस टाइम पे भी हाँ, मैंने बोला था ठीक है मैं कर लेता हूँ, मुझे दिखना है। और मुझे याद है जो आपने कॉन्फिडेंट की बात की थी कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या है, तो मेरी लाइफ का पहला काम, मैं इतने कॉन्फिडेंस था मैं अपने आप में, और मैं गया सीधा सेट पे गया। मुझे कुछ नहीं पता था यहाँ पे काम कैसे होता है। स्क्रिप्ट बस आ गई थी, स्क्रिप्ट पढ़ लिया, मैं गया, मैं खुद से पूछ रहा हूँ डायरेक्टर कौन है, मैं खुद गया, डायरेक्टर से हाथ मिलाया, बोला सर इट्स माय फर्स्ट वर्क। एंड डायरेक्टर भी एकदम शॉक कि पहला काम है और इतने एटीट्यूड में आके कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने ये लीड वाला एटीट्यूड, हाँ, मैंने ये एटीट्यूड इसलिए किया, ये एटीट्यूड नहीं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने क्रिएट किया था अपने आप में कि मैं पहले ही काम में कहीं खुद को डिमोरलाइज करके गिर ना जाऊं। एंड जब मैंने वो किया, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं कभी ना कभी उसे दिखाऊंगा लोगों को। आज भी वो काम पड़ा है, मेरे लैपटॉप में है, उसमें चेन उन पहना दिए थे, बाल फंकी, मुझे थोड़े से क्लिप्स भेजना है मेरे पास, आई थिंक अभी भी पड़ा होगा मेरे मोबाइल में। बाल वगैरह फंकी और दारू पिया हुआ है, सिगरेट पी रहा है, ये वाला पूरा सीन था भाई। You would love to see that. हाँ, बहुत अच्छा था भाई, वो बहुत अच्छा था। ऐसे कैसे था, क्या था? वो कैरेक्टर ये था, ये रोहित पुरोहित, रोहित पुरोहित, आई नो, रोहित पुरोहित मेरे सामने बैठे थे, ACP अर्जुन में भी थे वो, तो रोहित पुरोहित सामने थे और मैं खबरी बन के बैठा। वेरी नाइस पर्सन रोहित। ओके। तो आई थिंक उन्हें तो अभी याद भी नहीं होगा कि क्या किया होगा, मैं बताऊंगा उनको। तो खबरी बना था, वो वीडियो भी दिखाऊंगा मैं। व्हाइट शर्ट पहना था, कॉलर, बहुत अच्छा था भाई, वो बहुत अच्छा था। और उस समय ना कैसा था कि एक्टिंग सीख रहा था मैं, एक्टिंग सीखते सीखते मुझे ये छोटा सा काम मिला था। तो ना मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि कैमरा कहाँ है। इवन मुझे पूरा डार्क रूम किया गया था, एक लैम्प, एक चेयर, तो मुझे ना कैमरा दिख भी नहीं रहा था। और बहुत ही अच्छा हुआ था वो कि मुझे कैमरा नहीं दिखा, मुझे लोग नहीं दिखाई दिए, क्योंकि अंधेरे में ना लोग भी नहीं दिख रहे थे। बस जैसे ये लाइट जल रहा है, यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं और कर रहे हैं। आदमी अकेले में बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। तो वहाँ पे बस रोहित भाई दिख रहे थे और मैं दिख रहा था। मैं बड़े एटीट्यूड में एक्टिंग कर लिया। तो मुझे ये लगा यार पहले ही काम है, डायरेक्टर डांट भी नहीं रहे, क्या है ये। और बाद में जब वो ऑन स्क्रीन आया तो मैं खुद को देख के इतना ज़्यादा हैप्पी हुआ
कि यार मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, स्टार प्लस पे आ रहा हूँ, वाह जज क्या नहीं बात किया है। कि एक्टिंग है, कैसी है, और क्या वो है। क्लिप कम से कम 100, 150, 200 बार तो मैंने ही देखा होगा। मैं दोस्तों को भेज भी रहा था यूट्यूब का लिंक उस समय, और लोगों को बोल भी रहा था देख 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 मैंने काम किया, बता मुझे बता, और सब हैप्पी, क्योंकि यार काम तो Obviously काम यार। होता है यार, सब हैप्पी, सब यू नो मोटिवेट करने लगे मुझे, नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, स्क्रीन पे प्यारा लग रहा है, कर। फैमिलीज भी देखी थी तो फैमिलीज को ये लगा हाँ ठीक है ये सब तो ठीक है, बट फैमिली क्या चाहती है पता है, हमेशा से फैमिली आपकी खुशी चाहती है। एब्सोल्युटली। कि आप खुश किस में हैं, आप फाइनेंशियली ओके हैं या नहीं, आप कहीं ये काम कर रहे हैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली माइनस नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें फैमिली में रहती है यार ये तो है। तो फैमिली बोली हाँ ठीक है ये सब। और दैट टाइम मैं ये काम, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये काम करते करते मैं नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर में भी काम किया करता था दैट टाइम ठाणे में। तो कॉल सेंटर में मैं काम करता था नाइट यार शिफ्ट काफी में। सारी चीजें की और डे में मतलब कि जब शूटिंग आया तो मैंने एक दिन सिक लीव डाल दिया था कंपनी में, और एक दिन मॉर्निंग में मतलब नाइट शिफ्ट करके मॉर्निंग में मैं शूट के लिए गया था, एक दिन वो गया और नेक्स्ट डे मैंने सिक लीव डाल दिया था, और नेक्स्ट डे मैंने शूट किया, और नेक्स्ट डे रात को आया घर पे सोया। जो सारे लोग करते हैं, क्या यार, सिक लीव मार के इधर उधर घूमते रहते हैं। हाँ, और मैं शूटिंग कर रहा था क्योंकि मुझे ये लगा यार एक दिन का 1,500-2,500 दे रहे यार, कम थोड़ी ना, 2,500 मिल रहा है एक दिन का यार, कंपनी में काम करने के बाद भी कितना दे रहे हैं, 20, 22, 25 दे रहे हैं, 25 दे रहे हैं, 40 40 मिल रहा है, हैप्पी हूँ मैं। ये वाली चीज आ गई थी उस समय। हाँ यार छोटी छोटी खुशी है, Yeah. राइट। अच्छा फ्रेंडशिप आपने जिक्र किया बीच में। अच्छा आपके शो, अभी जो प्रेजेंट शो है पति ब्रह्मचारी के बारे में अगर बात करूँ तो इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, कहाँ रख कहाँ रहे हो, जगह है आपके पास रखने के लिए? यार मैं उनका ही प्यार उन्हें वापस दे रहा हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फैंस को एक तो एंटरटेन करना, क्योंकि क्या होती है बहुत बार सीन्स ऐसे लिख के आते हैं जिसमें ज़्यादा कुछ यू नो मतलब राइटर एक चीज़ें सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, एक बाउंड्री लाइन, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो उस बाउंड्री लाइन को बरकरार रखते हुए क्या इम्प्रोवाइज़ करके चीज़ें की जा सकती है, ये कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर सर हेल्प करते हैं हमें, और मैं वो चीज़ों को क्रिएट करता हूँ। तो ऑडियंस को एंटरटेन करना मतलब उनकी खुशी, और वो मुझे प्यार दे रहे हैं मतलब मेरी खुशी। अरे वाह वाह। तो ये साइकिल मैं पिछले बहुत सालों से चला रहा हूँ, और मैं चलाता रहूँगा मरते दम तक, चाहे वो बड़ी स्क्रीन क्यों ना हो। बड़ी स्क्रीन आएगा तो और बूम करूँगा, डोंट वरी। आई थिंक 2-3 महीने हो गए शो को, सबसे फेवरेट, इतने सारे एपिसोड्स हो गए, सबसे फेवरेट एपिसोड या कोई पर्टिकुलर सीन है जो आपको लगा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल हो गया, ये बहुत ज़्यादा खुद को मज़ा आ रहा होगा? यार सबसे पहली बात मेरा इंट्रो, जो इंट्रोडक्शन हुआ था एकदम, हाँ वो एकदम साउथ स्टाइल में हुआ था, राउडी एंड चश्मा मुंह में, यू नो टूथपिक एंड थूकना, अरे वाह, ये सारी चीज़ें बहुत स्टाइलिश हुई थी। तो वो मुझे उसके लिए अमन सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा विजन सोचा कि इंट्रोडक्शन में ऐसा किया जा सकता है। एंड दूसरा जब ये ईशा से शादी करके उसे ऑटो में लेकर आता है, वो वाला सीन मुझे बहुत ज्यादा अंदर मतलब क्या होता है उस सीन में? मैंने देखा नहीं। वो सीन ऐसा था कि ईशा एक्चुअली दैट पॉलिटिशियन के बेटे से शादी करने के लिए मना कर देती है बीच शादी में, तो बाबूजी की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है। अब बाबूजी की बेइज्जती हो गई और बाबूजी का ये जो टिकट मिलने वाला था इलेक्शंस के वो नहीं मिल पाते हैं, और वो पार्टी चली जाती है गुस्से में, और बाबूजी की बेइज्जती हो जाती है। बाबूजी बोलते हैं अब तूने मेरी बेइज्जती की है, अब देख तेरी जिंदगी बर्बाद मैं करूंगा। ईशा को कहते हैं। हाँ, तो मतलब बर्बाद करूंगा, क्या करे उसे उन्हें समझता नहीं है बाबूजी का। और इसकी ताई माँ के पैसे के लिए, ऑपरेशन के पैसे के लिए ये पहुंचा रहता है, पूरे बारात में बार बार बोलते रहता है बाबूजी 10 लाख की ज़रूरत है, बाबूजी 10 लाख की ज़रूरत है। लास्ट में ये कांड हो जाता है तो ये शांत बैठता है, और अचानक से इसकी बहन का कॉल आता है, और ये उठाता है, बोलता है हाँ तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ। और बाबूजी ये सुन लेते हैं, और बाबूजी को याद आता है ये कब से साला 10 लाख रुपए मांग रहा था, इसको दे नहीं पा रहा था। हाँ। तो बोलते हैं सूरज तुझे 10 लाख चाहिए ना, मैं हाथों हाथ तुझे 10 लाख देता हूँ, लेकिन आज अभी इसी वक्त तुझे ईशा से शादी करनी होगी। तो ये शौक में चले जाते हैं, बोलता बाबूजी मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। ये क्या बोलते हैं, जो बोला वो करना है तुझे, आज से इसकी यही सज़ा है कि ये ऐसे बर्बाद जगह जाएगी, मतलब ऐसे घर में जाएगी जो कि नरक से भी बदतर है, वहीं पे ये अपनी जिंदगी जिएगी। तो इसीलिए ये पति ब्रह्मचारी है। तो उसकी जो विदाई होती है, उसके शरीर में जितने भी सोने रहते हैं, पायल, ये सब झुमके उमके सब निकाल दिए जाते हैं, मतलब एक फुटी कौड़ी नहीं देना है मतलब उसे।
बाबूजी उसको मतलब उनकी फैमिली लेकर आती है, बाहर छोड़ती है, पहले एक मर्सिडीज आती है, ऐसा लगता है मर्सिडीज से उसकी विदाई होने वाली है, मर्सिडीज निकलती है, पीछे ऑटो आता है, वो भी सड़ी गली ऑटो, पूरा घिसा बेटा। अरे यार बड़ा और ट्रोल बोलते हैं पहले तेरी लायक यही थी, ये मर्सिडीज थी, लेकिन नहीं, अब तेरी औकात ये है, तू इस ऑटो में जाएगी। ओह गॉड, तूने मेरी बेइज्जती। तो बढ़िया सा सीन था यार। तो वो जो सीन था ना, मतलब एक मतलब ना ऐसा मतलब थोड़ा सा फिल्मी सीन लगा मुझे, लाइक ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग फिल्म शूट कर रहे हैं, ये कहानी ऐसी जा रही थी फिल्मों की तरह। तो ऑटो में बैठना, गठबंधन है इसके, ये आगे बैठता है ऑटो में, वो ऑटो ड्राइवर थोड़ा खसकता है आगे बैठ, और पीछे ईशा बैठती है प्रॉपर तरीके से, और ईशा अपने ही सदमे में एकदम खोई हुई, मतलब अधमरी हो गई थी, एंड अचानक उसे परेशान करता है वो गठबंधन, तो ये लुक देता है पीछे, फिर ये मिरर में देखता है कि उसे परेशान कर रहा है ये गठबंधन, तो वो धीरे से गठबंधन उतारता है चलते हुए ऑटो में, तो वो जो शॉट था, शॉट लेने का तरीका, डायरेक्शन एंड प्लस हम दोनों ने मिलकर जो परफॉर्म किया वो बड़ा प्यारा था, और उस पर जो बीजीएम आता है हमारे शो का वो बहुत प्यारा लग रहा था। आप दोनों की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है, कैसे? ऑन स्क्रीन तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं, जब भी सुबह सुबह मिलता हूँ मैं यही बोलता हूँ, प्राप्ति शुक्ला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हाथ जोड़ के शुक्ला। मैं टच नहीं करता, मैं टच किया ही नहीं हूँ, मेरी कोई एक्ट्रेस को आज तक मैंने टच किया ही नहीं है। ओके हाँ, मतलब शो में ऑडियंस के लिए भी नहीं टच किया और रियल में भी टच नहीं किया, बिकॉज वो बॉन्डिंग ही ऐसी हो गई है। लाइक प्राप्ति शुक्ला गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, अपना छोटा मोटा हंसी मजाक होती है, जैसे कि कभी 1 दिन की छुट्टी हुई, 2 दिन की छुट्टी हुई, क्या कर रही है छुट्टी में, बोलती है जिम जाऊंगी, ये करूंगी, दैट्स इट। और बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट जो सीन्स होते हैं हमारे इतने कॉमिक होते हैं, मस्ती होते हैं, कमाल के सीन्स होते हैं। मेरी मम्मी देखती है यार। अच्छा, थैंक यू सो मच। आज तक का सबसे अच्छा शो है। अरे यार थैंक यू। ये दंगल पे सबसे अच्छा शो यही है। तो जो नोक झोंक ये सब होता है, तो वो नोक झोंक करते करते हम लोग सीन में इतना हंसते हैं कि कभी कभी सीन्स एक्शन हो जाता है, और जब वो करने आती है हटता है ये टच ना हो, तो वो कभी कभी ऐसी हरकतें हो जाती है कि मुझे रियलाइज होने लगता है यार मैंने क्या कर दिया, तो वो नेचुरली हंसी आ जाती है, शॉर्टकट होता है। सर बोलते हैं यार कर लेते हैं, यार आशीष कर लेते हैं, फिर मस्ती मस्ती में होता है। तो हम रियली एंजॉय करते हैं, जितना आप लोग ऑन स्क्रीन मतलब कि ऑन स्क्रीन देख के एंजॉय करते हो, उतना हम करते समय ऑफ स्क्रीन और करते समय हम एंजॉय करते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे रियलिटी शोज भी हैं। ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछना ही है एक्टर को, कि क्या वो बिग बॉस, खतरों, ये ऐसे रियलिटी शोज में इंटरेस्टेड है? मैं एज ऑफ नाउ मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने हाथ ऊपर कर लिया है। हाँ ठीक है भाई, अगर अपॉर्चुनिटी सही है, सारे टर्म्स कंडीशंस ओके हैं, डू डोंट्स आपके जो भी हैं वो सारी चीज़ें अगर मुझे लागू करते हैं कि मैं सहमत हूँ कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, किस जॉनर में जाना है, क्या क्या लेवल हो सकता है, क्योंकि आई नो कि बिग बॉस से एक बार मुझे ऑफर आया भी था, जैसे कि आपको पता ही होगा, 1-2 साल पहले कुछ एजेंसीज थी, उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, मीटिंग भी हुई थी, 2-3 बार मीटिंग भी हुई थी। आई थिंक ये लास्ट सीजन की बात है। तो उस समय मेरी मीटिंग भी हुई थी, पूरे कॉन्टिलो की टीम से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत सारे डू एंड डोंट्स बताया कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी थी, टर्म्स कंडीशंस ऐसे थे जो कि मुझे लागू नहीं हुआ। क्या थे, मतलब क्या बोल रहे थे वो लोग? बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक सबसे पहले तो उन लोग यही सब चेक करते हैं कि आपकी छवि मार्केट में क्या रही है, आपकी उस छवि में से क्या प्लस पॉइंट है, क्या उठाया जा सकता है। या आपकी वाइफ है तो आपकी वाइफ को भी एंट्री करना है, कुछ करना कुछ है, कंट्रोवर्सी, तो मैं उस चीजों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ हमेशा। तो ये फेक क्रिएट करते हैं वो लोग? हाँ, फेक क्रिएट करने के लिए बोल रहे थे कि जो रियल है वही? सारी चीज़ें फेक नहीं होती, मैं ये भी बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें फेक मतलब स्क्रिप्टेड, कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, बहुत सारी चीज़ें नेचुरल हो जाती है बिग बॉस हाउस के अंदर, बट कभी कभी इतना ज़्यादा नेचुरल हो जाता है कि उसे मे बी शायद से दिखाया भी नहीं जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होते रहती है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बिकॉज मैं उसका पार्ट बना ही नहीं हूँ। बिल्कुल, बट जितना मैंने सुना है यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक्चुअली जैसे मुझे ये थोड़ी सी भी भनक लगी तो मैं थोड़ा सा दूर हो गया। बट यार डेफिनेटली जैसे अभी पति पत्नी और पंगा हाँ, कुछ एजेंसीज है, हाँ, कुछ एजेंसीज है, वहाँ से भी ऐसी चीज़ें आई है मुझे। ओके, तो मैंने हरी झंडी तो दी है सामने से। अरे वाह, कुछ बातें चल रही होगी तो वेल एंड गुड, देखते हैं। गुरमीत भी है, काफी सारे जन उसमें हैं। तो वो तो अभी तो सारे जितने भी अपने कपल्स हैं टॉप लेवल के, उनको सब दिखाया जाएगा, क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, किसका वाइल्ड कार्ड एंट्री होगा नहीं होगा। तो अरे यार कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट यार। या थैंक यू। हमें वाइल्ड कार्ड के लिए अप्रोच किया गया है, बट अभी क्या है चीज़ें क्या नहीं है, ये चीज़ें तो सब हम लोग ही डिसाइड करेंगे, मेकर्स है ना।
लेकिन क्या एक्साइटमेंट लाने वाले हो, क्या करने वाले, कुछ मेंटली प्रिपेयर किया खुद किस को? चीज़ के लिए? पति पत्नी और पंगा के लिए नहीं, ऐसा क्या कुछ नहीं। करने वाले हो? मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो कॉन्सेप्ट बस बताया गया है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन सारी डिटेलिंग नहीं दी गई है, क्योंकि मुझे वाया एजेंसी के थ्रू अप्रोच करवाया जा रहा है। तो अब देखते हैं अगर वहाँ से कुछ वाया एजेंसी क्या होता है, मतलब जो लोग नहीं जानते कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे कि डायरेक्ट अप्रोच बहुत नहीं सारी किया जाता। एजेंसीज हैं मुंबई में, उन्हें अच्छे से पता है कि ये एक्टर है, इसे अप्रोच किया जा सकता है या नहीं, यू नो। तो अगर उन्हें लग रहा है कि क्योंकि श्वेता और मेरी अभी जो रीमैरिज हुई वापस से, वो बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ दुनिया में, मतलब इंडस्ट्री में, तो उन लोगों को अच्छे से पता है, तो कुछ पीआरस होते हैं, ये होते हैं, अप्रोच कर देते हैं नाम को, तो सामने से ऑफर आ गया है। सो मैंने हाँ बोल दिया, बिकॉज उस समय मैं पति पत्नी और पंगे के बारे में मैं जान ही रहा था, नॉलेज आ ही रहा था मेरी वाइफ को भी, एंड जैसे ऑफर आया सो वी आर रेडी। अगर आया तो कर लेंगे, मिल गई एंट्री तो आ जाएंगे आप लोगों के सामने। इवन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज ये थोड़ा हटके है ना, और इसमें रियल लाइफ कपल हैं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बस पति पत्नी के बीच कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे कि जैसे ये घर के अंदर रहते हैं तो इनके अंदर चिड़चिड़ापन कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, कैसे ये सारी चीजें। हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जाएंगे जिसमें यू नो पत्नी को गुस्सा आ जाए, पति को गुस्सा आ जाए, लेकिन दोनों उसको टैकल कैसे करते हैं, यही सारी चीजें, वो चीजें कैमरे पे दिखाई जाए। और बहुत अच्छी चीज है, आई थिंक बहुत अच्छी चीज है, इंटरेस्टिंग यार, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सोसाइटी को ये दिखाया जाएगा ना कि यू नो अगर सारी चीजें गड़बड़ हो भी रही है तो उसे अच्छा कैसे किया जाए, तो कितनी अच्छी चीज है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। चलिए आशीष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सेम यार, काफी सारी बातें हमने की। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस वंस अगेन। लास्टली, एनी मैसेज टू द फैंस, टू द व्यूअर्स? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच हमें प्यार देने के लिए, मुझे स्पेशली प्यार देने के लिए, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ आप सभी की वजह से हूँ। थैंक यू सो मच।